हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो हमारा क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, जिसे हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? कह रहे हैं कि ऑल द एसेंशियल फंक्शंस, कह रहे हैं कि ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑल द एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय a living organism, performed by living living organisms to sustain their life, to sustain their life on the earth, life on the earth। अब देखेंगे हम कि ऐसा कौन कौन सा फंक्शन है जो हमारे जीवन को इस अर्थ पर बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? खाना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? फूड एसेंशियल है। क्या ज़रूरी है? फूड। तो इसलिए हम लोग जो पहला लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं वह होता है हमारा न्यूट्रिशन। पहला लाइफ प्रोसेस क्या ज़रूरी है? न्यूट्रिशन। चलिए, न्यूट्रिशन है ज़रूरी। न्यूट्रिशन के बाद दूसरा लाइफ प्रोसेस क्या ज़रूरी है? तो दूसरा हमारा लाइफ प्रोसेस जो ज़रूरी है वह है आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर हम लोग फूड लेते हैं तो रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो फूड है वह है न्यूट्रिशन, यानी हमें फूड मिलेगा न्यूट्रिशन प्रोसेस से। किस प्रोसेस से मिलेगा? न्यूट्रिशन प्रोसेस से। और न्यूट्रिशन प्रोसेस से अगर हमें फूड मिल गया तो हमें इस फूड से चाहिए क्या? इससे क्या चाहिए? हमें चाहिए होगा एनर्जी। हमें क्या चाहिए होगा? एनर्जी चाहिए होगा। अब देखिएगा, याद रखिएगा कि इस न्यूट्रिशन प्रोसेस में जो मिला हमें फूड, उस फूड से हमें चाहिए एनर्जी। और इस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, निकालने के लिए उस गिवन फूड से हमें दूसरा लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे इसे? रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन कहते हैं। इस रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे तब हमारे इस दिए हुए फूड से रिलीज हो जाएगी एनर्जी। चलिए ठीक है। रेस्पिरेशन के बाद, अब रेस्पिरेशन हो गया, एनर्जी तो निकल गई। रेस्पिरेशन के बाद क्या हो जाएगा? तो रेस्पिरेशन के बाद हो जाएगा आपका, इसमें पर्टिकुलर प्रोसेस हो जाएगा आपका सर्कुलेशन। थर्ड जो प्रोसेस हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सर्कुलेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन हो जाएगा। इस सर्कुलेशन प्रोसेस के बाद आपका क्या हो जाएगा? जैसे हमने फूड लिया, न्यूट्रिशन प्रोसेस को परफॉर्म किया, एनर्जी रिलीज किया, तो अब हम दूसरा प्रोसेस परफॉर्म करेंगे कि इस न्यूट्रिशन में आए हुए बाकी सभी चीज़ें सभी बॉडी पार्ट्स में हमारे पहुंच सकें। फूड से हमें मिलती क्या है? तो इससे हमें एनर्जी के साथ साथ इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो इन न्यूट्रिएंट्स को हमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजना भी होता है, और जिसमें हमारा जो हेल्प करेगा वह करेगा कौन? सर्कुलेशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के बाद तीस चौथ मतलब जो इसका फोर्थ और मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वह होता है आपका कि इन सभी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बाद हमारे बॉडी में वेस्ट जनरेट होता है, तो उसको हमको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो हम लोग अगला प्रोसेस परफॉर्म करेंगे और वह करेंगे एक्सक्रिएशन। क्या परफॉर्म करेंगे? एक्सक्रिएशन प्रोसेस को परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, एक्सक्रिएशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद अब ये सारे प्रोसेस तो हमारे पर्सनल हो गए। अब इस प्रोसेस के बाद हमें अपने इन्वायरमेंट के साथ, जिस इन्वायरमेंट में हम सरवाइव कर रहे होते हैं, हमें उसके साथ कोऑर्डिनेट भी करना होता है। तो इस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा लाइफ प्रोसेस में, वह हो जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड
कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इसके बिना हम किसी भी इन्वायरमेंट में हम क्या कोई भी लिविंग क्रिएचर किसी भी इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये किसी भी इन्वायरमेंट में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जिसमें हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं सरवाइव करते हैं, उस इन्वायरमेंट में हमें खुद को एडजस्ट करना है ताकि हम प्रॉपरली वहाँ पर सरवाइव कर सकें। तब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर लिया। ये 4 एसेंशियल हैं जिसे हर लिविंग क्रिएचर को परफॉर्म करना होता है। तो ये 4 जो आपके लाइफ प्रोसेस हैं वो कहलाते हैं एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। क्या कहलाते हैं? एसेंशियल, एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं, एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस कहलाएंगे। और एक और एडिशनल इसमें लाइफ प्रोसेस जो है वह जुड़ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं इसे? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें 5 लाइफ प्रोसेस ऐसे हैं जो हर एक इंडिविजुअल के लाइफ प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए एसेंशियल होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो किसी भी पर्सनल लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं होता है। तो यह क्यों ज़रूरी है? तो देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो ज़रूरी होता है वह उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन होगा तभी रिप्रोडक्शन प्रोसेस से कोई ऑर्गेनिज्म अपनी स्पेसीज को सस्टेन रख सकता है, इस अर्थ पर कायम रख सकता है, उसे मेंटेन कर सकता है, अपने पॉपुलेशन को बढ़ा सकता है। इसलिए रिप्रोडक्शन जो है वह लाइफ प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, देखा हमने कि लाइफ प्रोसेस कितने हैं। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद देखा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद आ गया सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के बाद आ गया एक्सक्रेशन, उसके बाद आ गया अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और लास्ट हो गया आपका रिप्रोडक्शन। अब हम लोग विशेष डिस्कशन करेंगे कि ये जो न्यूट्रिशन है वह न्यूट्रिशन क्या है, यह न्यूट्रिशन क्या है। तो ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि इसे हम एक सिंगल सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ऑब्टेनिंग फूड, ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें 2 चीज़ें आ जा रही हैं। ठीक है? इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग और दूसरा हो जाता है द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग। 2 चीज़ें आपको इसमें सीखना है। ठीक है? एक है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग और दूसरा है कौन-सा? तो दूसरा है आपका द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग। ठीक है? तो इसमें कहेंगे कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है फूड को। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो हर ऑर्गेनिज्म जो होता है इस अर्थ पर आप देखेंगे अलग-अलग होता है। सभी ऑर्गेनिजम्स के फूड के ऑब्टेन करने का तरीका अलग-अलग होता है। इसलिए हम पूरे अर्थ के सभी लिविंग क्रिएचर्स को 2 ग्रुप में बाँट देते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, राइट? तो कितने ग्रुप में बांट देते हैं? 2 ग्रुप में बांट देते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं उसे? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है? पहला जो ग्रुप होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स और दूसरा जो ग्रुप होता है उसे हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स।
ठीक है। पहला जो ग्रुप हो गया वह कहलाया ऑटोट्रॉप्स और दूसरा कौन हो गया? हेटरोट्रॉप्स। देखिए ऑटोट्रॉप्स जो है वो वर्ड है वह दो वर्ड से बना है। एक है आपका ऑटो, एक है आपका कौन सा? ऑटो, और दूसरा कौन सा है? तो वह है ट्रोफोस। ठीक है, ऑटो और ट्रोफोस। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ का मतलब हो गया कि जो जीव खुद से, सेल्फ का मतलब हम अपने वर्ड में कहते हैं खुद से, और ट्रोफोस का मतलब हो जाता है, ट्रोफोस का मतलब क्या होता है? तो ट्रोफोस का मतलब हो जाता है न्यूट्रिशन। ट्रोफोस का मतलब क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन। याद रखिए, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता है। ऑटो मतलब हो गया सेल्फ और ट्रोफोस का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रिशन। तो वैसे लिविंग क्रिएचर्स जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं या खुद से तैयार कर सकते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास प्रेजेंट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करके और प्रिपेयर कर सकता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और ये जो हेटरोट्रॉफ है, तो हेटरोट्रॉफ्स जो होता है इसका मतलब होता है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो अपना फूड खुद से बना नहीं सकते हैं, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन another organism. In direct way we can say that कि these organisms are depend on autotrophs for their फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। देखिए इसमें हम आएंगे तो ये सब हेट्रोट्रॉप्स आ जाएगा। हेट्रोट्रॉप्स में मेनली जितने भी एनिमल्स आते हैं, मेनली याद रखिएगा कि मोस्टली जितने भी एनिमल्स आते हैं वह अधिकांशतः एनिमल्स इसमें आ जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो प्लांट्स हेट्रोट्रॉफ की कैटेगरी में आते हैं। तो हम इन हेटरोट्रॉफ में एनिमल्स को भी रख सकते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसे हम लोग, जैसे हम लोग कहते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स। क्या कह सकते हैं इसे? नॉन ग्रीन। ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट्स कह सकते हैं। आप लोग नॉन ग्रीन प्लांट्स तो डेफिनेटली नाम सुने होंगे अर्ली क्लासेस में। इन नॉन ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो फंगस कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? फंगस कहेंगे। याद रखिएगा कि नॉन ग्रीन प्लांट्स की कैटेगरी में फंगस आ जाते हैं। ये फंगस है तो प्लांट से ही, लेकिन इनके पास जो है वह अपना फूड खुद प्रिपेयर करने की एबिलिटी नहीं होती है। अब देखेंगे कि बात करें कि ऑटोट्रॉप्स की, तो देखिए ध्यान रखिएगा इसमें कि ऑटोट्रॉप्स जो हैं इसमें मोस्टली कौन आ जाते हैं? तो मोस्टली आ जाते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉप्स में कौन आ जाएंगे? ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे क्योंकि यही तो हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी कोई अदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता है। All the other organisms are completely dependent on another organisms for their food. लेकिन green plants have the ability to prepare their own food with the help of simple inorganic materials। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर कुछ जीव ऐसे भी हैं, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको देखने का मौका मिलेगा कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो ग्रीन प्लांट्स के अलावा अपने फूड को खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स को छोड़ दिया जाए तो कुछ जीव हैं, जिसमें एक ग्रुप आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक, है ना? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब सवाल ये है कि ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वह कैसे अपना फूड फूड ऑब्टेन करेंगे? तो ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स कैसे फूड बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस से। इसलिए ग्रीन प्लांट्स को हम लोग कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं इसे? फोटो ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स। ठीक है,
फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज हैं, ये जो हैं वह कैसे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो ये जो होते हैं यह कहलाएंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो दो तरह के ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हो गए, एक हो गया फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा कौन हो गया, कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ्स अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे, जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं वह अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं किसे, तो वह इस्तेमाल करेंगे सनलाइट को। किसे करेंगे, सनलाइट को मेनली यूज करते हैं। ऐसे कभी कभी मन में सवाल उठता है कि अब बताइए कि क्या प्लांट्स केवल सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस करेंगे? क्या दूसरी लाइट अगर उन्हें अवेल हो तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे? कभी-कभी बच्चों के मन में सवाल आ जाते हैं। तो याद रखिए बच्चों कि अगर किसी भी प्लांट को प्रॉपर इंटेंसिटी वाली लाइट मिल जाए जो उसके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इनिशिएट करने, शुरू करने या चालू रखने या उसे कंटिन्यूटी में बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, तो उतनी इंटेंसिटी वाली लाइट में कोई प्लांट्स आसानी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में सोलर प्लेट्स हैं। अब सोलर प्लेट्स हैं तो क्या सोलर प्लेट्स सनलाइट में ही, सोलर प्लेट का मतलब हो गया कि इट कैन वर्क ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट इफ यू हैव टू टेस्टेड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोलर प्लेट, है ना, अंडर द स्ट्रीट लाइट हैविंग sufficient light emitting street light, तो you have to observe that कि the solar plates already working in the particular street light in the sufficient intensity of presence of light। तो अगर लाइट में इंटेंसिटी प्रॉपर है तो वो आपका सोलर प्लेट स्ट्रीट लाइट के आसपास भी आप रखेंगे तो वो वैसे ही काम करेगा जैसे कि सनलाइट के प्रेजेंस में। हाँ, उसमें थोड़ी सी कैपेबिलिटी में कमी या ज़्यादा हो सकता है, अकॉर्डिंग इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोर्स। यह सोर्स पर निर्भर करेगा कि यह कम होता है या ज़्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो गया आपका फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा कौन हो गया, तो दूसरा हो गया कीमो ऑटोट्रॉफ। ये तो अपनी सनलाइट से मतलब जो है अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेगा कि भाई सनलाइट से इसे एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन ये जो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया है ये कैसे अपना फूड प्रिपेयर करेगा और ये किसी अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज करेगा, तो यह एक्चुअली यूज करेगा केमिकल्स को। किसे यूज करेगा बाबू, केमिकल्स को। नाम से ही स्पष्ट है कि दीज आर कीमो ऑटोट्रॉफ। तो यह यूज करेगा सोर्स ऑफ एनर्जी को एज अ केमिकल, केमिकल के तौर पे यूज करेगा। आप अगर 9th में पढ़े होते डाइवर्सिटी चैप्टर को, तो वहाँ पर एक खास तरह का बैक्टीरिया का प्रजाति आपको स्पेसीज देखने को मिलता जिसे हम लोग मिथेनोजिन्स कहते हैं। ठीक है, कभी आप पढ़े भी होंगे, डेफिनेटली किसी समय चर्चा चली होगी तो आपको पता चला होगा। एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं मीथेनोजिन्स, यानी वैसी बैक्टीरिया जो मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करती हैं एंड हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। तो जो बैक्टीरिया मीथेन गैस को प्रोड्यूस करता है वह मीथेनोजिन्स कहलाता है। अब ऐसी बैक्टीरिया जो होती हैं वह क्या करती हैं कि वह ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस के थ्रू अपने आसपास के प्रेजेंट सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स को से ब्रेक डाउन करके या उसे कंबाइन करके वह अपना फूड या नॉरिशमेंट या न्यूट्रिशन गेन कर लेती हैं। वो किसी और पर अपने न्यूट्रिशन नॉरिशमेंट के लिए डिपेंडेंट नहीं होती हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। आप इसके अलावा और भी बैक्टीरिया के बारे में सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि जिसे हम लोग कहते हैं एसिडोफिल्स, जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि डेड सी वगैरह। तो ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं, जो उन पर्टिकुलर केमिकल्स को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके और उस पर्टिकुलर केमिकल्स के ब्रेकिंग के दौरान जो एनर्जी होती है उसी का इस्तेमाल कर लेंगे ताकि वो अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सकें। इस तरह वो अपने नॉरिशमेंट को कंप्लीट करेंगे। रेस्ट ऑफ डिस्कशन स्टूडेंट्स करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।